हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट। इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट। इजी है, थ्योरी है सारा इसमें जितना भी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इंग्लिश में तो आप पढ़ ही लेना, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ अच्छे से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं। इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ होता है जिससे हम रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और एफिशिएंट प्रभावी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग के तरीके और प्रिंसिपल का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ताकि सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का हो, कम कॉस्ट में तैयार हो, आसानी से मेंटेन हो सके और समय पर कंप्लीट हो जाए। की पॉइंट याद रखिएगा आप कि सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज़ होता है, प्लानिंग के साथ काम करा जाता है, इंजीनियरिंग मेथड फॉलो किए जाते हैं जैसे डिज़ाइन, पैटर्न, टेस्टिंग, स्ट्रेटजीज आगे देखेंगे इस यूनिट में हम। गोल होता है अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना, कम गलतियों के साथ और टाइम पर डिलीवर कर देना उसको। अब एक हमारी संस्था है IEEE, फुल फॉर्म है इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसने ऑफिशियल डेफिनेशन दी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफिबल अप्रोच टू डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आ सकती है आपकी, इसको याद कर लीजिएगा एक बार आप। बाकी तो आप सब समझिएगा, समझ समझ के ही बना दीजिएगा उसमें। इसका भी मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर को बनाने, चलाने और मेंटेन करने के लिए एक प्लान, सिस्टमेटिक, रूल फॉलोइंग, डिसिप्लिन और मिजरेबल क्वांटिफेबल तरीका अपनाना। ये वाला है इस डेफिनेशन का हिंदी वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं कि वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। आजकल का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग अप्रोच से हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेजेबल बना सकते हैं। सेकंड है आपका कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। अगर पहले से प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज प्रोसेस फॉलो करें तो डेवलपमेंट का समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सेकंड है रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर को सही और कंसिस्टेंस काम करना चाहिए। इंजीनियरिंग मेथड से हम बग्स और एरर को कम कर सकते हैं। फोर्थ है आपका मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी अपडेट्स, बग्स फिक्सिंग और न्यू फीचर्स ऐड करने होते हैं। अच्छा डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस को आसान बनाते हैं। फिर आता है आपका टीम डेवलपमेंट। बड़े प्रोजेक्ट्स में एक आदमी काम नहीं कर सकता, पूरी टीम काम करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिससे मल्टीपल्स डेवलपर एक साथ एफिशिएंट काम कर सके। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइम्स। सबसे पहले तो देखते हैं पैराडाइम्स होता क्या है। पैराडाइम्स का मतलब होता है मॉडल, मेथड या अप्रोच किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैराडाइम्स का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मेथड, स्ट्रेटजी या अप्रोच फॉलो की जाती है वो। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर तरीका या प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा, इस पूरे तरीके को ही सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है तो पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका माल अरेंज करेंगे, सीमेंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मॉडल्स हैं मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम्स। सबसे फर्स्ट है इसमें वाटरफॉल मॉडल। होता क्या है, लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है। एक फेज में पूरा होने के बाद नेक्स्ट फेज शुरू होता है। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल है। एग्जाम्पल, पहले रिक्वायरमेंट गैदर करे, फिर डिज़ाइन करे, फिर कोडिंग करे, फिर टेस्टिंग करे, फिर डिप्लॉयमेंट करे। प्रोसेस को हम समझेंगे अभी बाद में, ये मॉडल है आपके। ठीक है, फिर होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जल्द ही एक रफ वर्किंग मॉडल बनाया जाता है, कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है ताकि सही रिक्वायरमेंट समझ में आए। फिर फाइनल सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। मान लीजिए आप एक डेमो ऐप बनाकर क्लाइंट को दिखा देते हैं और उसके सजेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं फिर उसमें। फिर आता है आपका इंक्रीमेंट मॉडल। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्रीमेंट डेवलप किया जाता है। हर इंक्रीमेंट में नए फीचर्स ऐड होते हैं। पहले एक छोटा वर्किंग सॉफ्टवेयर रेडी होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप एक मैसेजिंग ऐप में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, फिर बाद में फोटोज़ और वीडियोज़ के फीचर्स ऐड कर देते हो। फिर होता है आपका स्पायरल मॉडल। डिजाइनिंग और प्रोटोटाइप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हर राउंड में रिस्क एनालिसिस किया जाता है, लार्ज और रिस्की प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। फिर है आपका एलगी मॉडल। सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप किया जाता है और कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाता है। फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना यानी कि, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर।
शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल होते हैं जिन्हें स्प्रिंट्स बोलते हैं। चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट किया जाता है डेवलपमेंट के दौरान। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट डेवलपमेंट के बीच में कुछ नई फीचर्स ऐड करवाना चाहे तो टीम तुरंत उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर देती है। RAD मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, एप्लीकेशन जल्दी बनाने पर फोकस करता है। प्रोटोटाइप्स और फ्रीक्वेंट यूजर फीडबैक के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। ज़्यादा प्लानिंग कम होती है और ज़्यादा डेवलपमेंट और फीडबैक होता है। बेस्ट जब प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट क्लियर और शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट हो। एक सिंपल बैंकिंग ऐप मान लीजिए आप, उसके लिए प्रोटोटाइप बनाओ, यूजर से फीडबैक लो, तुरंत चेंजेस करके फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर दो। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा कि इतना सब कैसे याद रखिए, केवल आप नाम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं। वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एलगी मॉडल, RAD मॉडल। बस वर्किंग तो थोड़ी थोड़ी सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ही अलग है इनका। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोसेस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपसे जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क पूछे, प्रोसेस पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, आपको ये बताना है ये 5 कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जिसमें से सबसे पहली एक्टिविटी होती है आपकी कम्युनिकेशन। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ कस्टमर या एंड यूजर से बातचीत होती है। मीटिंग, डिस्कशन, वर्कशॉप के थ्रू रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, कैसा सॉल्यूशन चाहिए, ये सब समझते हैं। फिर होती है, आपने कस्टमर से सब चीज़ समझ लिया, फिर होती है प्लानिंग। फिर आप प्लानिंग करते हैं खुद से, काम का रोड मैप तैयार करते हैं। इसमें कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, ये जैसे कि लोग या क्या क्या हमें सामान लगेगा का एस्टिमेट निकाला जाता है। शेड्यूल बनता है, कौन सी डेट्स में कौन सा टास्क कंप्लीट होगा। फिर होती है आपकी मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या क्या होता है, सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लो चार्ट, या फिर एक DFD होता है, डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम्स जैसे मॉडल बनाकर ओवरऑल आर्किटेक्चर दिखाते हैं। मतलब ये मॉड्यूल कैसे काम करेगा, डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये सब विजुअलाइज करते हैं। फिर आपका सबसे मेन आता है फोर्थ, कंस्ट्रक्शंस। एक्चुअल कोडिंग यही होती है, डेवलपर कोड लिखते हैं और यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट चलाकर बग्स फिक्स करते हैं। मतलब डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करो और एरर निकालो। फिफ्थ होता है आपका डिप्लॉयमेंट। रेडी सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक लेते हैं, अगर कोई इंप्रूवमेंट या बग फिक्स चाहिए तो वापस साइकिल में ला के अपडेट करते हैं। अगर एक रिकैप में देखें, कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, कस्टमर से बातचीत, प्लानिंग, रोड मैप और शेड्यूल, मॉडलिंग, डिज़ाइन और डायग्राम, कंस्ट्रक्शंस, कोड लिखो, टेस्ट करो, डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डिलीवर करो, फीडबैक लो। इन समरी में देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग के तरीके और प्रिंसिपल का यूज़ करके हाई क्वालिटी, रिलायबल, मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाना। मतलब पहले प्लान करो, फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट करो, टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक का पूरा प्रोसेस डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करो। पैराडाइम क्या होते हैं, वो मेथड अप्रोच होते हैं जिनसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे कि वाटरफॉल, एक फेज में खत्म फिर नेक्स्ट। एलगी, छोटे स्प्रिंट्स में फीचर बनाते जाओ, कस्टमर फीडबैक लो। स्पाइरल, रिस्क एनालिसिस के साथ डिज़ाइन और प्रोटोटाइप बार बार रिफाइन करो। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डेवलपमेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर जेनरिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन, कस्टमर से बात करके रिक्वायरमेंट समझो, प्लानिंग, काम को ब्रेक डाउन करके टाइम और रिसोर्सेज डिसाइड करो, मॉडलिंग, सिस्टम का डिज़ाइन, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट, DFDs वगैरह, कंस्ट्रक्शंस, कोड लिखो, टेस्ट करके बग फिक्स करो, डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डिलीवर करो, फीडबैक लो और इम्प्रूवमेंट करो। मतलब चाहे वाटरफॉल हो, एलगी हो, 5 स्टेप में आप हर बार फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप ये 3 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं ना, तो ये मान लीजिए इस यूनिट में ये 3 पॉइंट ही हैं। प्रोसेस, प्रोसेस के 5 पार्ट हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिन्हें पैराडाइम्स भी बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपकी डेफिनेशन। 3 चीज़ करनी है आपको फर्स्ट यूनिट में। आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई है ख़त्म। अब है आपके ऊपर, आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं, कितना इसको रिवीजन करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस यूनिट में से। शुरू करते हैं आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को सॉफ्टवेयर से चाहिए क्या आखिरकार। इसका मेन गोल होता है प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, यूजर कस्टमर की नीड कलेक्ट करना, उन नीड्स को क्लैरिफाई, डिफाइन करना और उनके बेसिस पर एक प्रॉपर प्लान बनाना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो हम जब सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस वही प्रोसेस है जिसमें हम मीटिंग्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट, क्वेश्चनरीज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करके उसके बेसिस पर एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। अब सेकंड टॉपिक है इसमें, स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप।
सिस्टम स्कोप का मतलब होता है कि सिस्टम के काम के बाउंड्रीज डिफाइन करना, यानी सिस्टम क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। स्कोप डिफाइन करने से ये पता चलता है सिस्टम में क्या क्या काम करेगा, इन स्कोप हो गया वो। तो सिस्टम क्या क्या काम नहीं करेगा वो हो गया आउट ऑफ स्कोप। सिस्टम को कौन कौन से फीचर्स और फंक्शन प्रोवाइड करने हैं। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इन स्कोप में क्या क्या होगा जो यानी कि सिस्टम करेगा, बुक इशू करना, बुक रिटर्न लेना, स्टूडेंट और बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है। और आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या हो गया इसके जो सिस्टम नहीं करेगा, कैफेटेरिया मैनेज करना, पार्किंग मैनेजमेंट। पार्किंग और कैफेटेरिया थोड़ी ना चलाएगा लाइब्रेरी, तो वो हो गया आउट ऑफ स्कोप। सिस्टम स्कोप के फायदे क्या क्या हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्या बनाना है और क्या नहीं। अगर स्कोप क्लियर होगा तो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और टीम सही डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये था आपका सिस्टम स्कोप। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ लिया हमने, सिस्टम स्कोप पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं आगे आइसोलेशन ऑफ टॉप लेवल प्रोसेस एंड एंटिटीज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान टॉप लेवल प्रोसेस और एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके अलग किया जाता है। इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट काम और चीजों को पहचानना जो सिस्टम के लिए जरूरी है। सबसे फर्स्ट है इसमें आपका टॉप लेवल प्रोसेस। वो मेन एक्टिविटीज यानी कि काम होते हैं जो सिस्टम परफॉर्म करेगा। ये प्रोसेस यूजर के इंटरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। एंटिटीज, एंटिटीज मतलब वो ऑब्जेक्ट या फिर चीजें जिनसे सिस्टम इंटरेक्ट करता है। ये रियल वर्ल्ड थिंग्स होती हैं जैसे कि बुक, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन एक्सेट्रा। फिर से लाइब्रेरी का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। प्रोसेस क्या हुआ इसमें, बुक इशू करना, बुक रिटर्न करना, नई बुक ऐड करना। एंटिटीज क्या हो गई, बुक्स हो गई, स्टूडेंट हो गई, लाइब्रेरियन हो गई। ठीक है। तो जो फिजिकल चीजें हैं वो एंटिटीज हैं, जो प्रोसेस हैं वो आपकी जो उसमें अंदर होगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है। रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिट करेगा। जैसे बुक इशू करना कोई चीज थोड़ी ना है, वो तो एक प्रोसेस हो गई ना। ऐसे ही बुक रिटर्न करना या फिर नई बुक ऐड करना। और एंटिटीज क्या होगी, जैसे खुद बुक्स या फिर स्टूडेंट या फिर लाइब्रेरियन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले इसका फायदा और देख लेते हैं। जब टॉप लेवल प्रोसेस और एंटिटीज क्लियर होती हैं तो सिस्टम का डिजाइन और डेवलपमेंट आसान और स्ट्रक्चर्ड बन जाता है। इससे हम सिस्टम को बेटर प्लान कर सकते हैं। अब हमारा आ गया है एलोकेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स। जब हम प्रोसेस और एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है उन्हें फिजिकल कंपोनेंट के साथ लिंक करना। यानी कि ये डिसाइड करना कि कौन सा काम कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से होगा। ठीक है। हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर्स, प्रिंटर, बारकोड रीडर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन, डेटाबेस सिस्टम, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। फिर लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं। अब इशू बुक प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। स्टूडेंट आईडी कार्ड स्कैन करना, ये काम बारकोड रीडर हार्डवेयर डिवाइस से किया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, हर प्रोसेस को एक प्रॉपर डिवाइस या सॉफ्टवेयर के साथ एलोकेट करने से सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज, एफिशिएंट और इम्प्लीमेंटेबल बन जाता है। फिफ्थ है हमारा रिफाइनमेंट एंड रिव्यू। देखते हैं मतलब रिफाइनमेंट एंड रिव्यू। रिफाइनमेंट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा क्लियर और डिटेल बनाना ताकि डेवलपर को कंफ्यूजन ना हो और एग्जैक्ट सेम सिस्टम बन सके जो यूज़र चाहता है। रिव्यू का मतलब होता है उन रिक्वायरमेंट को बारीकी से चेक करना ताकि सभी रिक्वायरमेंट सही हो यानी कि करेक्ट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटी हुई ना हो, कहीं कोई गलती या कंफ्यूजन ना हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर रिक्वायरमेंट गलत, इनकम्प्लीट या कंफ्यूजिंग हो तो बनने वाला सॉफ्टवेयर भी गलत हो सकता है। इसलिए रिफाइनमेंट और रिव्यू स्टेप बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब होता है सिस्टम के प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, जिसमें ये चीजें शामिल होती है। सबसे फर्स्ट है आपका करंट सिचुएशन समझना। पहले से चल रहा सिस्टम मैनुअल या कंप्यूटराइज कैसे काम करता है, इसको एनालिसिस करना। जैसे लाइब्रेरी सिस्टम अभी मैनुअल होता है या फिर कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। सेकंड है आपका प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, क्या दिक्कत आ रही है या फिर यूजर को क्या क्या चाहिए। फिर होता है आपका थर्ड नए फीचर्स या चेंजेस डिसाइड करना, सिस्टम में क्या नए फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या बदलना हो पड़ेगा ताकि यूजर की जरूरत पूरी हो सके। इसका पर्पज क्या है आपका, प्रॉब्लम को डीपली समझने के बाद ही एक इफेक्टिव और सही सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिजाइन किया जा सकता है। फिर है हमारा 7 SRS। SRS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। याद रखिएगा, आ सकता है इसमें भी ये वाला आपका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में।
अब इसका मतलब समझते हैं पहले तो क्या होता है। जब सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो जाए और एनालाइज कर ली जाए, तब एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है एसआरएस। एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, यूजर को क्या क्या चाहिए, फंक्शन और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे रेस्पॉन्स करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, टेक्निकल डिटेल्स, इनपुट यूजर क्या इनपुट देगा, आउटपुट सिस्टम क्या आउटपुट देगा, प्रोसेस डेटा कैसे प्रोसेस होगा। एसआरएस एक एग्रीमेंट की तरह होता है कस्टमर और डेवलपर के बीच, दोनों के बीच क्लियरिटी होती है कि सॉफ्टवेयर में क्या बनेगा, फ्यूचर में कंफ्यूजन और डिस्प्यूट कम होता है इससे। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। जब एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसको ध्यान से रिव्यू करना जरूरी होता है। इस रिव्यू का पर्पस होता है कि प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो बिना किसी गलती के। रिव्यू में क्या क्या चेक किया जाता है? सबसे फर्स्ट है आपका करेक्टनेस, यानी कि सही होना। जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है, क्या वो कस्टमर की असली नीड्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है, क्या सब कुछ लॉजिकली सही है, ये होता है आपका करेक्टनेस। कंसिस्टेंसी, जब रिक्वायरमेंट लिखी गई है, क्या किसी दो रिक्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। एग्जाम्पल, एक रिक्वायरमेंट कहे फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करो और दूसरी कहे यूजर से कंफर्मेशन लो बिफोर सेविंग, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी का एक जैसा होना या फिर कन्फ्लिक्ट ना होना। फिर होता है आपका कंप्लीटनेस, पूरा होना। क्या सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर दी गई है, कुछ भी मिस तो नहीं हुआ। तो ये रिव्यू इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट का काम क्लियर, एक्यूरेट और एरर फ्री अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट हो। अगर इस स्टेज पर मिस्टेक पकड़ ली जाए तो फ्यूचर में टाइम और कॉस्ट दोनों बचाए जा सकते हैं। अब एक बार फटाक से इस वाली पूरी यूनिट की समरी देख लेते हैं हम। इन शॉर्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कस्टमर की जरूरत को समझना और उन्हें प्रॉपर कलेक्ट करना। सिस्टम स्कोप डिसाइड करता है कि सिस्टम में क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम नहीं होगा, यानी बाउंड्रीज फिक्स कर दी जाती है इसमें। टॉप लेवल प्रोसेस और एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें सिस्टम के फिजिकल एलिमेंट जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाता है। रिफाइनमेंट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को और क्लियरली डिफाइन करना। रिव्यू का मतलब होता है रिक्वायरमेंट को चेक करना ताकि गलती, कंफ्यूजन या मिसिंग पॉइंट्स ना हो। एसआरएस यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली लिखी जाती हैं। एसआरएस को केयरफुली रिव्यू किया जाता है करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस के लिए। तो यहाँ पे आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं यूनिट थर्ड, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब बात आ जाती है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता क्या है। जब रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाती हैं तब अगला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना, यानी ये प्लान करना कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा की तरह होता है जिसमें सिस्टम का स्ट्रक्चर और वर्किंग पहले से ही सोच ली जाती है। इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस इजी, ऑर्गेनाइज और एरर फ्री बन जाता है। इस स्टेज में डिसाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से मॉडल्स यूज़ होंगे, इन मॉडल्स का डेटा कैसे फ्लो करेगा, किस मॉडल का काम क्या होगा। इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन मतलब एक ऐसा प्लान बनाना है जो डेवलपर को बताए कि सॉफ्टवेयर को टेक्निकली कैसे डेवलप किया जाए बिना किसी रिक्वायरमेंट को भूले। सेकंड है हमारा रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जब एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार हो जाता है तब उसमें दिए गए रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा टेक्निकल और डिटेल डिज़ाइन में बदला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? हर रिक्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करना कि डेवलपर इजीली समझ सके कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट को ब्रेक करके छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों में कन्वर्ट करना। फ़ायदा होता है इससे कन्फ्यूजन नहीं होता, डेवलपमेंट टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, डेवलपमेंट फास्ट और सही होता है। इसको भी अगर सिंपल शब्दों में देखें तो रिफाइनमेंट का मतलब होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट को डिटेल में लिखा जाना ताकि डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाने में आसानी हो। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तब कुछ बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो किया जाता है। जैसे कि हो गया अब्स्ट्रक्शंस, ये आपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, वही है इसमें दो तीन। अब्स्ट्रक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना, जो जरूरी नहीं है उसे इग्नोर करना। जैसे कार चलाते वक्त इंजन के इंटरनल पार्ट्स नहीं देखते, सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर का यूज़ होता है। फिर आगे आपका मॉड्यूलैरिटी, सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स मॉड्यूल्स में डिवाइड करना ताकि हर पार्ट्स अलग हैंडल हो सके। जैसे एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में इशू करना, रिटर्न करना बुक्स को, सर्च करना बुक्स को, अलग मॉड्यूल में बांट सकते हैं हम इसको। एनकैप्सुलेशन,
डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक साथ बंद करना सिक्योर वे में, जैसे एटीएम कार्ड आपको बस पिन और अमाउंट देना होता है, प्रोसेस जो होती है वो अपने आप ही होती है उसमें। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अलग काम अलग पार्ट्स करें, हर पार्ट्स एक ही काम करे जिससे समझना और मॉडिफाई करना इजी हो जाए, जैसे यूआई डिज़ाइन अलग टीम करे, डेटाबेस हैंडलिंग अलग करे। डिज़ाइन ऑफ चेंज, ऐसे डिज़ाइन बनाना जो फ्यूचर में इजीली चेंज हो सके, जैसे अगर नए फीचर्स ऐड करने हो तो पुराना सिस्टम बदलने की जरूरत ना पड़े, उसमें ही हम इजीली चेंजेस करके नए फीचर्स ऐड कर सके। सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन को जितना हो सके सिंपल और क्लियर रखो, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन गलतियों का चांसेस बढ़ा देता है। एक लाइन में बोले इन सब चीज़ों को तो ये सब कॉन्सेप्ट मिलकर सॉफ्टवेयर को इजी टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन और रिलायबल बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के तीन मेंस एरियाज होते हैं, हर एक अलग चीज़ पर फोकस करता है। सबसे फर्स्ट है जैसे कि आपका डेटा डिज़ाइन, इसमें डिसाइड किया जाता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस किया जाएगा, किस तरह का डेटा होगा, टेक्स्ट, नंबर एक्सेट्रा, कौन सी फील्ड्स रहेंगी, नेम, ईमेल, आईडी एक्सेट्रा, डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, टेबल्स, फाइल्स एक्सेट्रा। अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो हम डेटाबेस बनाते हैं जिसमें टेबल्स हो, जैसे यूजर्स टेबल्स विद नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब रखता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इसमें सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, यानी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स, मॉड्यूल्स कैसे मिलके काम करेंगे, कौन सा मॉडल होंगे, एक मॉडल दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कौन सा पार्ट्स फ्रंट एंड होगा, कौन सा बैक एंड। एग्जांपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट डेटा मैनेज करता है, सर्वर डेटा देता है। थ्री टायर आर्किटेक्चर, प्रेजेंटेशन, यूआई, लॉजिक, बैक एंड डेटा, डेटाबेस, अलग अलग लेयर्स में काम करते हैं। फिर हो गया आपका प्रोसीजरल डिज़ाइन, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक एक फंक्शन या प्रोसीजर कैसे काम करेगा, इसका लॉजिक क्या होगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे, जैसे एल्गोरिदम क्या होगा, कौन से स्टेप पर कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, कंट्रोल किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एग्जाम्पल लॉगिन फंक्शन में क्या स्टेप होंगे, यूजर इनपुट ले, डेटाबेस से मैच करे, सक्सेस या फेलियर मैसेज शो करे। इन समरी डेटा डिज़ाइन, डेटा का स्ट्रक्चर और स्टोरेज। आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम के पार्ट्स का इंस्ट्रक्शंस। प्रोसीजर डिज़ाइन, हर पार्ट्स के अंदर का लॉजिक। फिर आता है सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट मेथोडोलॉजी। सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम के डिज़ाइन को क्लियर डायग्राम्स और मॉडल के फॉर्म में बनाना। कोडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम के डिज़ाइन को क्लियर डायग्राम्स और मॉडल के फॉर्म में बनाना, जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाता है। ये डायग्राम डेवलपमेंट टीम को प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इसमें मेनली ये टूल यूज़ होते हैं। डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, ये बताता है कि डेटा सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करेगा, पहले जैसे इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट का फ्लो दिखाता है। एग्जाम्पल यूज़र लॉगिन करता है तो सिस्टम वेरीफाई करता है, सक्सेस या फिर एरर मैसेज देता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी, ये दिखाता है कि एंटिटीज ऑब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है, मेनली डेटाबेस डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट, बुक, लाइब्रेरी एंटिटीज हैं, रिलेशन स्टूडेंट, इशू, बुक। फ्लो चार्ट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डायग्राम के फॉर्म में दिखाता है, हर स्टेप एक बॉक्स में होता है, एरो दिखाते हैं फ्लो। एग्जाम्पल चेक बैलेंस, प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्टार्ट, एंटर, पिल, चेक बैलेंस, शो बैलेंस, एंड। फिर आता है क्लास डायग्राम इन ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्लासेस उनके एट्रीब्यूट्स, डेटा और मेथड फंक्शंस दिखाते हैं, क्लास के रिलेशनशिप भी शो करते हैं, लाइक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल क्लास पर्सन हुए, एट्रीब्यूट्स नेम, एज हुई, मेथड्स वॉक, स्पीक हुआ। इन समरी ब्लूप्रिंट्स का गोल है क्लियर विजुअल डिज़ाइन क्रिएट करना, जिससे डेवलपर बिना कन्फ्यूजन के सॉफ्टवेयर बना सके। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैराडाइम, डबल ओ डी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एक ऐसा अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है। ये मेथड ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर बेस होता है। आपने थर्ड सेमेस्टर में जब C++ लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं, आप अब समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ड्स चीज़ें, जैसे बुक्स, कस्टमर, ऑर्डर्स। हर ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स और एक्शन होता है, मेथड। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होती है जिसमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, क्या करेगा, जैसे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, राहुल, सिमरन एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट, मेथड। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जैसे नेम, प्राइस, एज। मेथड ऑब्जेक्ट के एक्शन जैसे लॉगिन, पे, डिस्प्ले। लूप्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, वही कॉन्सेप्ट हैं इसके भी, डबल ओ डी के। सबसे फर्स्ट है इसमें इनहेरिटेंस।
एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड ले सकती हैं। रियूजिबिलिटी बढ़ाता है। एग्जांपल क्लास स्टूडेंट इनहेरिट फ्रॉम क्लास पर्सन। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही एक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। एग्जांपल मेथड ड्रॉ, सर्कल के लिए अलग काम करेगा, रेक्टेंगल के लिए अलग काम करेगा। एनकैप्सुलेशन, डेटा और कोड एक साथ क्लास के अंदर सिक्योर करना, डेटा हाइडिंग करता है और आउटसाइड वर्ल्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता। प्राइवेट वेरिएबल बनाता है, सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस हो सकता है। एडवांटेज क्या क्या है? फ्लेक्सिबल, आसानी से चेंजेस किया जा सकते हैं। रीयूजेबल, एक क्लास को बार बार यूज किया जा सकता है। मेंटेनेबल, कोड क्लीन और समझाने लायक होता है। एक ही लाइन में समझे अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, जिससे सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल और मेंटेनेबल बनता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ए डिजाइन डॉक्यूमेंट। जब सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट डेवलपर के लिए एक गाइड की तरह काम करता है, जिससे वो कोडिंग स्टार्ट कर सके। डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, हर मॉडल सॉफ्टवेयर का पार्ट्स फंक्शन क्या करेगा, ये मॉडल आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। सेकंड है डेटा मॉडल और डेटाबेस डिजाइन, कौन सा डेटा स्टोर होगा, कैसे टेबल बनेंगे, उनके रिलेशंस क्या होंगे। ईआर डायग्राम, एग्जांपल स्टूडेंट टेबल, बुक्स टेबल, इशू टेबल। फिर है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा। आर्किटेक्चर टाइप क्लाइंट सर्वर, थ्री टायर एक्सेट्रा। एग्जांपल यूजर से वेब सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस। फिर हो गया हमारा फ्लो ऑफ ईच मॉडल, हर मॉड्यूल पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम या शूडो कोड के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। लास्ट है हमारा यूज ऑफ डबल ओ पी प्रिंसिपल्स, अगर यूज किया गया तो, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यूज हुआ है तो बताया जाता है कि कौन से क्लासेस बनेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट यूज होंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा कैसे इंप्लीमेंट होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइन डॉक्यूमेंट का? इसके थ्रू डेवलपर को क्लियर समझ मिलती है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। टीम के बीच कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, प्रोजेक्ट को सिस्टमेटिकली बिल्ड किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखें अगर एक लाइन में हम, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट एक डिटेल प्लान होता है जो डेवलपर को गाइड करता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है। लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हमारे इस यूनिट के, रिव्यू ऑफ कन्फर्मेंस टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी। जब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है उसके बाद उसका रिव्यू किया जाता है। इस रिव्यू का मेन गोल होता है इंश्योर करना कि डिज़ाइन सही डायरेक्शन में है और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब देखते हैं रिव्यू में चेक क्या क्या किया जाता है, जैसे कि कन्फर्मेंस टू एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, क्या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उन्हीं फीचर्स को कवर करता है जो एसआरएस में लिखे गए हैं, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हुई। इसका गोल है डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के बीच मैच हो जाना चाहिए। सेकंड है क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ डिज़ाइन, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डिज़ाइन इजी होना चाहिए और समझने लायक, फ्लेक्सिबल, फ्यूचर में चेंजेस इजीली किए जा सकने चाहिए, एफिशिएंट, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, सिक्योर, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया गया हो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू, प्रोजेक्ट में एरर या कन्फ्यूजन होने से बच जाते हैं, डेवलपर को क्लैरिटी मिलती है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प मिलती है। इन वन लाइन, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एसआरएस के अगेंस्ट रिव्यू किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि डिज़ाइन सही, कंप्लीट और हाई क्वालिटी है। अब देखते हैं इस पूरी यूनिट की समरी। सबसे फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। एस आर एस, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, को टेक्निकल लेवल पर रिफाइन किया जाता है ताकि डेवलपर इजीली समझा जा सके। फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जैसे अब्स्ट्रक्शंस, मॉड्यूलरिटी और एनकैप्सुलेशन का यूज़ होता है सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। डिज़ाइन के मेजर्स एरियाज होते हैं जैसे कि डेटा डिज़ाइन, डेटा को स्ट्रक्चर और स्टोरेज, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम का स्ट्रक्चर, प्रोसीजर डिज़ाइन, मॉड्यूल का इंटरनल वर्किंग। सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं जैसे डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, फ्लो चार्ट, क्लास डायग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन डबल ओ डी में फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एट्रीब्यूट और मेथड पर। एंड में एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो डेवलपर के लिए कोडिंग का गाइड होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके इंश्योर किया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और क्वालिटी मेंटेन करता है। यहाँ तक थी आपकी थर्ड यूनिट, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। शुरू करते हैं आपकी यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन की डेफिनेशन। डिज़ाइन एक ऐसा प्लान होता है जिसमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और कैसे बनेगा। सेकंड होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब होता है एक्चुअल कोड लिखना, यानी डिज़ाइन के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाना। फॉर एग्जांपल
जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट नक्शा बनाया जाता है, जैसे कि ये डिज़ाइन है, और फिर उसी नक्शे के बेस पर घर का कंस्ट्रक्शन होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। अगर डिज़ाइन अच्छा होता है तो कोडिंग का काम आसान, तेज़ी से और सही होता है। फिर आते हैं इशूज़ क्या होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जब डेवलपर कोडिंग करते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती है, जैसे फर्स्ट है ट्रांसलेशन एरर। डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करते वक्त अगर गलती हो जाए तो उसे बग्स आ जाते हैं उसमें। फिर होता है इनकम्प्लीट डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन में कुछ पार्ट्स मिसिंग हो तो डेवलपर को समझने में दिक्कत होती है कि क्या और कैसे बनाना है। इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस। कोड एक सिस्टम जैसे विंडो पर सही चले लेकिन दूसरे सिस्टम जैसे लाइनक्स पर एरर दे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर अलग होता है। फिर आपका टेस्टिंग प्रॉब्लम। अगर कोड प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हुआ है तो बग्स एरर के बाद में दिखेंगे जो सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्लानिंग सही हो, डिज़ाइन क्लियर हो और टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। फिर है आपका थर्ड टॉपिक, प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट। जब प्रोग्रामर्स कोडिंग करते हैं तो उन्हें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जो उनका काम आसान बनाते हैं। इन सभी टूल्स को प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट कहते हैं। ये टूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे आईडीई। अगर आपने जावा या पाइथन सीखा है तो आपने सबसे फर्स्ट उसमें देखा होगा आईडीई होती है उसमें। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कोड लिखना, टेस्ट करना और रन करने के सारे टूल्स एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल, वीएस कोड भी एक आईडी है, इलिक्स, पाईचांस, ये सब आईडी ही है। सेकंड होते हैं कंपाइलर्स। कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। डीबगर्स होते हैं, कोड में जो एरर बग्स होते हैं उन्हें ढूंढने और ठीक करने के लिए यूज होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट, कोड का रिकॉर्ड रखते हैं कब क्या चेंज हुआ, टीम में काम करते वक्त बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल गिट। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, आजकल बहुत जमाना है इनका लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का। पहले से लिखा हुआ कोड जो कॉमनली यूज फंक्शन प्रोवाइड करता है, इससे डेवलपमेंट फास्ट होता है। फ़ायदा क्या क्या होता है इनसे? कोडिंग फास्ट होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, एरर्स कम होते हैं। फोर्थ है आपका कोडिंग टू प्रोसीजरल डिज़ाइन, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखना। जब हम डिज़ाइन बना चुके होते हैं तो अगला स्टेप होता है प्रोसीजरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोड करना, मतलब हर फंक्शन को उसी तरह लिखना जैसे डिज़ाइन में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, जैसे सबसे फर्स्ट है डिज़ाइन का ध्यान रखो, जो प्लान बनाया गया है वही सीक्वेंस फॉलो करो। हर फंक्शन को अलग लिखो, अलग काम के लिए अलग प्रोसीजर यानी कि फंक्शन लिखो। सही ऑर्डर में कनेक्ट करो, फंक्शन को इस तरीके से जोड़ो कि फ्लो ठीक बने। यूज फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस। फंक्शंस क्या होते हैं? रिपीट होने वाले काम को बार बार ना लिखकर एक ही जगह लिख दिया जाता है फंक्शन में। लूप्स रिपीटेड काम के लिए, फॉर वाइल, ये सब लूप होते हैं। कंडीशन डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स का यूज होता है। इससे क्या होता है? इससे कोड इजीली समझ में आ जाता है, मेंटेन करना इजी होता है, गलतियां कम होती हैं। फिफ्थ अब तक गुड कोडिंग स्टाइल। गुड कोडिंग स्टाइल का मतलब होता है ऐसा कोड लिखो जो आसानी से पढ़ा जा सके, रीडेबल हो, आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल हो, बाद में भी आसानी से बदला जा सके, मेंटेनेबल हो। कुछ टिप्स हैं, जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। एक्स वाई जेड ना लिखकर टोटल अमाउंट, स्टूडेंट नेम जैसे नाम दो वेरिएबल के लिए। स्मॉल फंक्शन लिखो, हर फंक्शन में सिर्फ एक काम हो जिससे समझना आसान हो। कमेंट्स ऐड करो, जहाँ कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स लिखो। प्रॉपर इंडेंटेशन और स्पेसिंग, कोड में सही जगह स्पेस और टैब्स यूज करो ताकि स्ट्रक्चर क्लियर रहे। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, रिपीटेड कोड मत लिखो, उसके लिए फंक्शन बना लो। एरर हैंडलिंग जरूर करो, अगर प्रोग्राम में कोई एरर आए तो उसको सही तरीके से हैंडल करो, ट्राई कैच या फिर इफ कैच से। डिबगिंग फास्ट होती है, टेस्टिंग इजी होती है, इससे फ्यूचर में किसी और डेवलपर को भी कोड समझने में मदद मिलती है। फिर इन सब के बाद आता है रिव्यू ऑफ करेक्टनेस एंड रीडेबिलिटी। जब कोड लिखना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रिव्यू करना जरूरी होता है, जैसे कि करेक्टनेस सही चल रहा है या नहीं, क्या कोड बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे डिजाइन में बताया गया था, हर फंक्शन एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है। रीडेबिलिटी, क्या कोड इतना क्लीन है कि दूसरे डेवलपर या आप खुद बाद में इसे आसानी से समझ सको। कोड रिव्यू प्रोसेस क्या क्या होता है? सबसे पहले होती है यूनिट टेस्टिंग, हर फंक्शन को अलग से टेस्ट करो वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं। लॉजिक चेक, चेक करो कि कोड की लॉजिक आपके प्रोसीजरल डिजाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं। पीयर रिव्यू, किसी दूसरे डेवलपर से कोड चेक करवाओ ताकि नए पर्सपेक्टिव से गलती पकड़ी जा सके। रिफैक्टर, अगर कोई कोड पार्ट मुश्किल है या लंबा है तो उसको आसान और शॉर्ट बनाने की कोशिश करो। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? इसका कोड हो जाता है एरर फ्री, आसानी से समझने लायक और फ्यूचर में मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो इस
पूरी यूनिट की समरी भी देखते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट होता है हमारा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डिज़ाइन के बिना इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ इशूज़ जैसे ट्रांसलेशन एरर, टेस्टिंग प्रॉब्लम आती हैं। इनका अच्छा प्लानिंग और डिज़ाइन उन्हें सोल्व कर सकता है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जैसे आईडीई, वीएस कोड, पाइचार्म्स, कंपाइलर, डिबगर, गिट प्रोग्रामर्स को काम ईजी बनाने में हेल्प करते हैं। कोडिंग हमेशा प्रोसीजरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फंक्शन, लूप और लॉजिक सही सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए। गुड कोडिंग स्टाइल, अच्छे वेरिएबल्स नेम, कमेंट, इंडेंटेशन से कोड इजी टू अंडरस्टैंड, मेंटेन और अपडेट होता है। कोड रिव्यू करना जरूरी होता है ताकि कोड सही हो, रीडेबल हो और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो। आपके यहाँ पे होती है ये वाली फोर्थ यूनिट खत्म। करते हैं आपकी यूनिट 5 सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। जब सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है और कस्टमर को दे दिया जाता है, उसके बाद भी उसकी देखभाल, मेंटेनेंस जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब है सॉफ्टवेयर को बदलना, सुधारना या नए फीचर्स ऐड करना उसके डिलीवरी के बाद। सॉफ्टवेयर को रेगुलर इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है बग्स, परफॉर्मेंस इशू, यूज़र के नए डिमांड्स, नए फीचर की ज़रूरत। मेंटेनेंस से ये इंश्योर होता है कि सॉफ्टवेयर यूज़फुल बना रहे, सही से काम करे, अपडेटेड रहे न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रीज़न ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस देखभाल इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बग फिक्सिंग, जो एरर सॉफ्टवेयर के रिलीज के बाद मिलते हैं उनको ठीक करना। अडेप्टेशन, जब सॉफ्टवेयर को नए इन्वायरमेंट जैसे नया ओएस हार्डवेयर में चलाना हो तो उसके हिसाब से चेंजेस करना। अनहांसमेंट, यूज़र की न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नए फीचर्स ऐड करना। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर को और फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करना। सिक्योरिटी अपडेट्स, नए सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना। अगर मेंटेनेंस ना हो तो सॉफ्टवेयर पुराना आउटडेटेड हो जाता है और उसे यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड है आपका टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। फर्स्ट, करेक्टिव मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के बाद जो एरर्स मिलते हैं उनको फिक्स करना। एग्जांपल, प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो उसको ठीक करना। सेकंड, अडेप्टिव मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को न्यू इन्वायरमेंट जैसे नया ओएस हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म के लिए अपडेट करना। एग्जांपल, सॉफ्टवेयर को विंडो 11 के साथ कॉम्पिटेबल बनाना। परफेक्टिव मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाने के लिए इंप्रूवमेंट करना या नए फीचर्स ऐड करना यूज़र फीडबैक के बेस पर। एग्जांपल, ऐप में डार्क मोड फीचर्स ऐड करना। तो ये आपके तीन तरह के हो गए, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डिज़ाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को आगे जाके आसानी से अपडेट या मॉडिफाई कर पाना। मेंटेनेबिलिटी के लिए डिज़ाइन ऐसे करें। यूज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन का यूज़ करो। सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में डिवाइड करो जिससे अलग से समझा और मॉडिफाई किया जा सके। कोड को सिंपल और क्लियर रखो, जितना आसान और समझने लायक कोड होगा उतना ही आसानी से मेंटेनेंस भी होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसका एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नए डेवलपर के लिए हेल्प करेगा। अच्छे नेमिंग कन्वर्सेशन का यूज़ करो। वेरिएबल, फंक्शंस और क्लास के नाम मीनिंगफुल और क्लियर होने चाहिए। एरर हैंडलिंग, ऐसा कोड लिखो जो एरर को स्मूथली हैंडल कर सके, सिस्टम क्रैश ना हो। एक अच्छा डिज़ाइन फ्यूचर में बहुत सारी मेहनत और पैसा बचाता है मेंटेनेंस के टाइम पर। फिर है हमारा टेक्निक ऑफ मेंटेनेंस। कुछ टेक्निक्स हैं मेंटेनेंस के लिए। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रॉपर टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कोड रिफैक्टरिंग, कोड को दोबारा लिखना बिना उसका आउटपुट बदले ताकि उसका स्ट्रक्चर बेटर हो जाए और समझने में आसानी हो। फिर होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जब भी कोई नई चेंजेस की जाती हैं तो अपने फीचर्स को टेस्ट करते हैं ताकि कंफर्मेशन हो सके कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। वर्जन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन को मैनेज करने के लिए टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे चेंजेस यानी रिकॉर्ड बने रहे। ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ऐसे टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हर अपडेट के बाद ऑटोमेटिक टेस्टिंग करे ताकि ह्यूमन एरर ना हो और टाइम बचे। मॉड्यूलर अपडेट्स, जब अपडेट करना हो तो पूरे सिस्टम को नहीं, सिर्फ वही मॉड्यूल अपडेट करो जिसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो इन टेक्निक्स से टाइम बचता है, बग्स कम होते हैं और सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेंटेन रहती है। पूरी यूनिट को एक बार समरी में भी देखते हैं हर बार की तरह।
सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जरूरी होता है ताकि सॉफ्टवेयर डिलीवरी के बाद भी सही से काम करता रहे और अप टू डेट बना रहे। इसका यूज़ होता है बग्स फिक्स करने के लिए, न्यू इन्वायरमेंट ओएस हार्डवेयर के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए, नए फीचर्स ऐड करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। मेंटेनेंस 3 टाइप के होते हैं: करेक्टिव बग्स फिक्स करना, अडेप्टिव न्यू सिस्टम के लिए चेंजेस करना, परफेक्टिव फीचर्स ऐड करना और परफॉर्मेंस बढ़ाना। अगर सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर है, सिंपल और वेल डॉक्यूमेंटेड है तो उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस टेक्निक है: कोड रिफैक्टरिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, वर्जन कंट्रोल, गिट ऑटोमेटेड टेस्टिंग, मॉड्यूलर अपडेट्स। इन सभी से सॉफ्टवेयर फास्ट और मेंटेनेबल बना रहता है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 5 हो चुकी है ख़त्म। आप शुरू करते हैं आपकी 6th यूनिट। इसमें कुछ टूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैश टूल होते क्या है। CASE की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो क्या होती है। CASE की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। ये टूल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस में मदद करते हैं। ये कई मैनुअल टास्क को ऑटोमेटेड कर देते हैं जिससे टाइम बचा जाता है और एरर फ्री हो जाते हैं। कुछ पॉपुलर टूल्स के एग्जांपल मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। यूएमएल डायग्राम बनाने के लिए सिस्टम मॉडलिंग में यूज होते हैं। विजुअल पैराडाइम, यूएमएल डायग्राम, ईआर डायग्राम, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं। रैशनल रोज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन और यूएमएल मॉडलिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विजियो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डायग्राम बनाने के लिए यूज होता है। जीरा, प्रोजेक्ट के टास्क और इश्यूज ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, विजुअल पैराडाइम का यूज करके हम बनाते हैं यूज केस डायग्राम। एग्जाम्पल इशू बुक, रिटर्न बुक, क्लास डायग्राम बुक, स्टूडेंट लाइब्रेरियन। जीरा का यूज करके हम प्रोजेक्ट के टास्क मैनेज करते हैं जैसे ऐड बुक रिकॉर्ड, सर्च बुक, इशू बुक टू स्टूडेंट, जनरेट फाइन रिपोर्ट। ऐसे कैश टूल से डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग का काम आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट, ऑर्गेनाइज और एरर फ्री बनता है। तो बेनिफिट देखते हैं क्या क्या होते हैं इन कैश टूल का यूज करने से। सबसे फर्स्ट होता है हमारा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग का काम फास्ट हो जाता है। ऑटोमेशन की वजह से मैनुअल काम कम हो जाता है। रिड्यूस एरर्स, गलतियां कम होती हैं। कैश टूल्स ऑटोमेटिकली डायग्राम और मॉडल को चेक करते हैं। डिजाइनिंग मिस्टेक्स या मिसिंग लिंक्स तुरंत पकड़ में आ जाती है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन, टूल से क्लियर और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट्स और डायग्राम बन जाते हैं। आगे चलकर मेंटेनेंस या अपडेट्स में ये डॉक्यूमेंट यूजफुल होते हैं। फोर्थ होता है आपका सपोर्ट्स टीम वर्क। टीम में काम करना इजी हो जाता है। मल्टीपल डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल और टास्क असाइनमेंट फीचर से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो कैश टूल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तेजी से, एक्यूरेसी से और टीम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। ये टूल्स आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। CM का मतलब है सॉफ्टवेयर के सारे पार्ट्स को ट्रैक करना, कंट्रोल करना और मैनेज करना जब सॉफ्टवेयर बन रहा है या अपडेट हो रहा है। क्यों जरूरी है? जब सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाता है तो कई चीज़ें बार बार बदलती रहती हैं, जैसे कि कोड, नया कोड लिखना या पुराने कोड को अपडेट करना। डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक, यूज़र मैनुअल्स एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की नई डिमांड्स, टेस्ट केस, टेस्टिंग सिनेरियोज। CM का काम क्या होता है? हर चेंज का रिकॉर्ड रखना, किस वर्जन में क्या बदला गया ये ट्रैक करना, गलती से कोई पुराना वर्जन यूज तो नहीं हुआ इसकी प्रोटेक्शन देना, टीम के सभी मेंबर्स के पास लेटेस्ट वर्जन हो ये इंश्योर करना। टूल्स जो हेल्प करते हैं जैसे कि गिट हो गया, वर्जन कंट्रोल, SVN हो गया, सब वर्जन, जीरा हो गया, चेंजिंग ट्रैकिंग, गिटहब, गिटलैब, कोड मैनेजमेंट। तो इन कंक्लूजन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज, एरर फ्री और स्मूथ बनता है। ये बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक मस्ट हैव प्रोसेस है। मेन एक्टिविटीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मेन गोल है सॉफ्टवेयर के सभी कंपोनेंट, कोड, डॉक्यूमेंट को अच्छे से ट्रैक और कंट्रोल करना ताकि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस स्मूथ चले। सबसे पहले है वर्जन कंट्रोल। सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन को मैनेज करना। एग्जांपल गिट या गिटहब का यूज करके पिछले वर्जन को सेव रखना और जरूरत पड़ने पर वापस ले आना। चेंज कंट्रोल, जब भी कोई चेंज किया जाता है, कोड, फीचर्स, डिज़ाइन, उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्या चेंज किया गया है, क्यों किया गया है, किसने किया। बिल्ड मैनेजमेंट,
सॉफ्टवेयर को कंपाइल और रन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है उसे मैनेज करना, इंश्योर करना कि हर बिल्ड प्रॉपरली काम करे और टेस्ट हो। रिलीज मैनेजमेंट, अलग अलग वर्जन्स या अपडेट को रिलीज करने का प्रोसेस मैनेज करना, इंश्योर करना कि नए वर्जन यूजर्स तक सेफली और प्रॉपरली पहुंच जाए। इन कंक्लूजन, ये सब मिलकर इंश्योर करती हैं एक्टिविटीज़ कि सॉफ्टवेयर का हर वर्जन चेंज और अपडेट सिक्योर, ट्रैकेबल और एरर फ्री हो। अब आ जाते हैं फिफ्थ पर, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल्स। वर्जन कंट्रोल सिस्टम वीसीएस का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग कोड वर्जन को मैनेज करने के लिए होता है। जब कई लोग एक साथ कोड पे काम करते हैं तो वीसीएस उनके चेंजेस को ट्रैक करता है। पॉपुलर टूल है गिट, सबसे पॉपुलर वर्जन कंट्रोल टूल है। ये लोकल और रिमोट दोनों तरह से काम करता है। गिटहब, गिटलैब, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां गिट रिपोजिटोरीज को होस्ट करके टीम के साथ शेयर किया जा सकता है। एसवीएन, अपाचे सब वर्जन, ये एक पुराना है लेकिन रिलायबल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो 5 प्रोग्रामर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो गिट के थ्रू सभी अपना कोड ऐड, अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। गिट ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है कि कौन सा चेंज किसने किया और कब किया। अगर गलती हो जाए तो पुराने वर्जन को इजीली रिकवर किया जा सकता है। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? बेनिफिट होते हैं टीम कोलैबोरेशन इजीली होती है, कोड सेफ रहता है, मिस्टेक से बचाव होता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा सेफ, ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल बन जाता है, स्पेशली जब टीम में कई लोग काम कर रहे हों। वाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस को ज़्यादा सेफ, ऑर्गेनाइज और स्मूथ बनाता है। अवॉइड कन्फ्यूजन, जब कई लोग सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो चेंजेस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सीएम से पता चलता है कि किसने क्या चेंज किया और कब किया। रिड्यूस मिस्टेक्स, अगर प्रॉपर सीएम ना हो तो एक डेवलपर दूसरे के काम को ओवरराइड कर सकता है। वर्जन कंट्रोल से ऐसी गलतियां अवॉइड होती हैं। सेव टाइम, पुराने वर्जन या बैकअप इजीली मिल जाते हैं। अगर कोई बग्स आ जाए तो तुरंत पिछले स्टेबल वर्जन को रिस्टोर किया जा सकता है। इम्प्रूव कोलाब्रेशन, टीम के मेंबर्स आसानी से मिलकर काम कर सकते हैं, सभी को क्लियर होता है कि कौन किस पार्ट में काम कर रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा सेफ, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाता है। अब इस पूरी यूनिट की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं CASE टूल्स। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, कोड, टेस्ट और मेंटेन करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल: विजुअल पैराडाइम, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, जीरा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सीएम का मतलब है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के दौरान होने वाले सारे चेंजेस को मैनेज करना। सीएम के मेन पार्ट्स होते हैं वर्जन कंट्रोल जैसे गिट, चेंज कंट्रोल, बिल्ड मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट। टूल्स लाइक गिट, गिटहब डेवलपर्स को हेल्प करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन को ट्रैक और मैनेज करने में। तो यहाँ पे थी ये वाली आपकी लास्ट यूनिट। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म होता है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए इसको अच्छे से पढ़िए एक दो बार, फिर आप अपने एग्जाम में बेटर स्कोर करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।